तो नमस्कार दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रेमचंद द्वारा रचित कर्मभूमि उपन्यास पर। तो जब मैंने प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के कई उपन्यासों के बारे में पढ़ा तो मेरी जिज्ञासा उनके बारे में और जानने की हुई। इसी कारण मैंने उनके जीवन और लेखन पर थोड़ी और जानकारी ली। इसके उपरांत मुझे कर्मभूमि उपन्यास को पढ़ने की इच्छा हुई, क्योंकि यह समझना जरूरी लगा कि इस कृति को इतनी गहरी सामाजिक पहचान क्यों मिली है। जल्दी ही महसूस होता है कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उस दौर के भारत को समझने का एक जीवंत माध्यम है। उस समय किसान, मजदूर और आम लोग कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। समाज में असमानता, गरीबी और अधिकारों की लड़ाई के स्वर बढ़ रहे थे। प्रेमचंद ने इन स्थितियों को बहुत शांत और सच्चे तरीके से प्रस्तुत किया। शहर और गांव का अंतर, वर्गों के बीच की दूरी और इंसान के भीतर का द्वंद्व यहाँ साफ दिखाई देता है। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव भी इस पृष्ठभूमि में महसूस होता है। लोग सम्मान, समानता और न्याय के लिए जाग रहे थे। इस बदलते समय में कर्मभूमि हमें दिखाता है कि समाज किस दिशा में सोच रहा था और कैसे बदलाव शुरू हो रहे थे। यह उपन्यास याद दिलाता है कि सुधार हमेशा लोगों की छोटी कोशिशों से आगे बढ़ता है। तो अब बात करते हैं इस उपन्यास पर आगे। तो कर्मभूमि उपन्यास की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और हर मोड़ पर समाज की सच्चाई सामने आती है। जब मैं इसकी कथा पढ़ता हूँ तो महसूस होता है कि प्रेमचंद ने हर पात्र को इंसान की तरह लिखा है। कोई पूर्ण नहीं है और कोई पूरी तरह गलत भी नहीं है। यही बात इस कहानी को ज़मीन से जोड़ती है। कथा मुख्य रूप से अमरकांत के इर्द गिर्द घूमती है, जो शुरुआत में अपने विचारों और परिस्थितियों से उलझा हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। अमरकांत का घर और उसका परिवेश उसे कई तरह के सवालों से भर देता है। वह अपने परिवार के निर्णयों, समाज की उम्मीदों और अपनी मान्यताओं के बीच संतुलन खोजने की कोशिश करता है। उसके जीवन में आए लोग उसे अलग अलग दिशाएं दिखाते हैं। कभी वह नैतिकता की तरफ खींचता है, कभी व्यवहारिक दुनिया उसे अपनी ओर बुलाती है। कथा में यह हल्का संघर्ष कहानी को सरल और मानवीय बनाता है। कहानी आगे बढ़ते हुए गांव और शहर दोनों की समस्याएं सामने लाती है। मजदूरों का संघर्ष, किसानों की कठिनाइयां और अमीर वर्ग की उदासीनता कहानी को गहराई देती है। प्रेमचंद ने यह दिखाया है कि समाज के हर हिस्से की अपनी कहानी होती है। जैसे जैसे अमरकांत इन हालातों का सामना करता है, उसकी सोच में बदलाव आता है। उसकी यात्रा यह सिखाती है कि इंसान का असली विकास तब होता है जब वह दूसरों के दुख को समझना सीख लेता है। बात करें दोस्तों कर्मभूमि के प्रमुख पात्र और उनका विकास, तो कर्मभूमि के पात्र कहानी की आत्मा है। जब हम इन्हें समझते हैं तो महसूस होता है कि प्रेमचंद ने हर चरित्र के जीवन का एक पहलू माना है। अमरकांत इस उपन्यास का केंद्र है। उसकी सोच, उसके फैसले और उसकी गलतियां यह दिखाती है कि इंसान हमेशा सीखते हुए ही आगे बढ़ता है। वह कई बार उलझता है, कुछ जगह ठहर जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि न्याय और संवेदना खाली शब्द नहीं है। वह इन्हें जीने की कोशिश करता है और यही बदलाव उसके विकास को सबसे खास बनाता है। उपन्यास के एक और पात्र रुक्मणी की बात की जाए तो रुक्मणी का चरित्र भी कहानी में गहराई लाता है। वह शांत दिखाई देती है, लेकिन भीतर से मजबूत है। उसकी समझ, धैर्य और सरलता अमरकांत को और पाठक को सीख देती है कि रिश्ते हमेशा शब्दों से नहीं बनते, वे समझ और सहनशीलता से बनते हैं। प्रेमचंद ने उसके माध्यम से यह दिखाया है कि समाज में नारी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। कहानी में अन्य पात्र भी अपनी उपस्थिति से कहानी को पूरा करते हैं। मजदूर, किसान और आम लोग कथा में ऐसे आते हैं कि उनका दर्द और संघर्ष हमारे सामने जीवंत हो उठता है। उनके जीवन की छोटी छोटी झलकियाँ हमें याद दिलाती है कि समाज कई परतों का बना है। अमरकांत इन लोगों से सीखता है और उसी सीख से उसका चरित्र और मजबूत होता है। यही कारण है कि इस उपन्यास के पात्र लंबे समय तक याद रहते हैं। अब बात करते हैं कर्मभूमि उपन्यास की मुख्य थीम और संदेश के बारे में। जब आप कर्मभूमि उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपको मुंशी प्रेमचंद की खासियत तुरंत महसूस होती है। उनकी लिखावट सीधे दिल तक पहुंचती है। वह समाज की भीतरी परतों को बहुत सरल अंदाज में खोलते हैं। इस उपन्यास की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें श्रम, न्याय और समानता जैसे विचार बहुत सहज रूप में आते हैं। कहानी यह सिखाती है कि समाज तभी मजबूत बनता है जब हर मेहनतकश व्यक्ति को सम्मान मिले। किसानों और मजदूरों का संघर्ष पढ़ते हुए हम समझते हैं कि विकास तब तक अधूरा है जब तक हर हाथ को समान अवसर नहीं मिलता।
वर्गों के बीच का अंतर भी इस कहानी की एक गहरी थीम है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो अमीर और गरीब के जीवन की दूरी साफ दिखाई देती है। यह दूरी सिर्फ पैसों की नहीं, यह सोच, समझ और जीवन शैली की भी है। प्रेमचंद दिखाते हैं कि यह अंतर कम किया जा सकता है अगर लोग एक दूसरे की दुनिया को समझने की कोशिश करें। यही समझ समाज में सुधार की पहली सीढ़ी बनती है। बात करें नारी की भूमिका भी इस उपन्यास में बहुत महत्वपूर्ण है। रुक्मणी और अन्य महिला पात्र शांत दिखाई देती हैं, पर उनके निर्णय और विचार कहानी को दिशा देते हैं। जब आप उनके हिस्से पढ़ते हैं तो महसूस होता है कि समाज की प्रगति में नारी चेतना कितनी जरूरी है। इन पात्रों की उपस्थिति कहानी को संतुलन और संवेदना देती है। साथ ही मानवता का संदेश बार बार सामने आता है। यह बताता है कि किसी भी समाज की असली पहचान उसकी करुणा, जिम्मेदारी और आपसी सम्मान में बसती है। तो आगे अब इस उपन्यास के भाषा शैली और उपन्यास की विशेषताओं के बारे में बात करें तो जब आप कर्मभूमि उपन्यास पढ़ते हैं तो मुंशी प्रेमचंद की भाषा सबसे पहले अपना असर छोड़ती है। उनकी शैली सरल है पर गहराई से भरी हुई है। यह वही कारण है कि मुंशी प्रेमचंद के कर्मभूमि को लोग आज भी आसानी से समझ लेते हैं। प्रेमचंद कठिन बातों को सीधे शब्दों में कह देते हैं। उनकी भाषा में गांव की मिट्टी की खुशबू भी है और शहर की सच्चाई भी है। यही बात कर्मभूमि विश्लेषण को और दिलचस्प बना देती है। कथा की संरचना भी इस उपन्यास की खासियत है। कहानी शहर और गांव दोनों जगह घूमती है। यह बदलाव पाठक को भारत के दो अलग रूप दिखाता है। प्रेमचंद ने हर दृश्य को बहुत शांत और वास्तविक तरीके से लिखा है। जब आप कर्मभूमि सारांश समझते हैं तो महसूस होता है कि हर अध्याय समाज की एक नई परत खोलता है। पात्रों की बोली, संवाद और परिस्थितियाँ कहानी को जीवित बनाती है। ऐसा लगता है जैसे हम उसी वातावरण में खड़े हों। कर्मभूमि की एक और विशेषता इसका सामाजिक यथार्थ है। प्रेमचंद ने यहाँ समाज की असमानता, श्रम की महत्ता और मानवता के मूल्यों को बहुत सहज ढंग से रखा है। वह जिंदगी को किसी सजावट के बिना लिखते हैं। यह ईमानदारी उन्हें खास बनाती है। जब हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कर्मभूमि उपन्यास को पढ़ते हैं तो समझ आता है कि यह सिर्फ साहित्य नहीं है, यह लोगों के जीवन का दस्तावेज है। यही बात इसे पाठकों के लिए मूल्यवान बनाती है। अगर हम बात करें कि आज के समय में कर्मभूमि उपन्यास की प्रासंगिकता क्या है, तो जब हम कर्मभूमि उपन्यास की कहानी समझते हैं तो यह साफ दिखता है कि प्रेमचंद ने जिस समाज को लिखा था उसकी छाया आज भी हमारे आसपास दिखाई देती है। मजदूरों की कठिनाइयाँ, किसानों की चुनौतियाँ और आम लोगों की उम्मीदें अभी भी हमारी रोज़मर्रा की चर्चा का हिस्सा है। यही कारण है कि यह उपन्यास समय के साथ पुराना नहीं होता बल्कि और ज़्यादा समझ आता है। कर्मभूमि उपन्यास की कहानी हमें बताती है कि बदलाव सिर्फ बड़ी योजनाओं से नहीं आता बल्कि छोटे शांत कदमों से शुरू होता है। आज के दौर में भी वर्गों के बीच की दूरी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। आर्थिक असमानता और सामाजिक मतभेद कई जगह दिखाई देते हैं। जब हम इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो महसूस होता है कि प्रेमचंद ने जो सवाल उठाए थे वे अभी भी प्रासंगिक है। समाज को बेहतर बनाने के लिए समझ, संवेदना और ईमानदारी अभी भी उतनी ही जरूरी है। यही सोच लोगों को जोड़ सकती है और यही सोच संघर्षों को कम कर सकती है। नारी की भूमिका आज और मजबूत हो चुकी है। जब हम रुक्मणी और अन्य महिला पात्रों को देखते हैं तो समझ आता है कि प्रेमचंद ने उस समय ही यह संदेश दिया था कि समाज की प्रगति में नारी की चेतना महत्वपूर्ण है। यह विचार आज की पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा है। कर्मभूमि उपन्यास की कहानी यह याद दिलाती है कि मानवता, सम्मान और जिम्मेदारी किसी भी युग में जरूरी रहते हैं। यही मूल्य इस उपन्यास को कालजयी बनाती है। दोस्तों, कर्मभूमि उपन्यास पढ़ते समय महसूस होता है कि मुंशी प्रेमचंद समाज की सच्चाई को बहुत सरल ढंग से हमारे सामने रखते हैं। कहानी अमरकांत के जीवन से शुरू होती है लेकिन धीरे धीरे यह पूरे समाज की सोच और समस्याओं को दिखाने लगती है। अमरकांत का संघर्ष, उसकी गलतियाँ और उसकी सीख उसे एक जीवंत पात्र बनाती है। जब पाठक कर्मभूमि का सारांश ढूंढते हैं तो सबसे पहले यही यात्रा सामने आती है जहां अमरकांत खुद को समझने और बदलने की कोशिश करता है। कहानी का सारांश देखने पर समझ आता है कि यह कथा साधारण है पर इसका प्रभाव गहरा है। अमरकांत के परिवार की स्थिति, समाज में असमानता, किसानों और मजदूरों का संघर्ष और गांव शहर का अंतर, यह सब कहानी में सहज रूप से जुड़ता है। प्रेमचंद्र बताते हैं कि अलग परिस्थितियों में रहने वाले लोगों का दर्द अलग हो सकता है पर उनका संघर्ष अक्सर एक जैसा होता है। इस तरह कर्मभूमि का सारांश सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं है, यह समाज के असली हालात का चित्र भी है।
समीक्षा के रूप में कर्मभूमि एक शक्तिशाली सामाजिक उपन्यास दिखाई देता है। इसकी भाषा सरल है और लेखन ईमानदार है। कहानी पाठक को यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में सुधार तभी आता है जब लोग एक दूसरे को समझें और जिम्मेदारी महसूस करें। यही मानवीय मूल्य इस उपन्यास को आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक बनाते हैं। यही कारण है कि प्रेमचंद की यह कृति समय के साथ और गहराई से समझ में आती है। दोस्तों, अब बात करें कि कर्मभूमि उपन्यास को हम क्यों पढ़ें। तो जब कोई पाठक कर्मभूमि उपन्यास को हाथ में लेता है तो उसे सिर्फ एक कहानी नहीं मिलती, उसे समाज का एक साफ और सच्चा चित्र दिखाई देता है। प्रेमचंद की लिखावट हमें यह समझने में मदद करती है कि साधारण लोगों की जिंदगी कितनी गहरी होती है। यही कारण है कि यह उपन्यास पढ़ना एक अनुभव बन जाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समाज में बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे और शांत कदमों से होती है। कर्मभूमि उन पाठकों के लिए ज़रूरी है जो सामाजिक यथार्थ को समझना चाहते हैं। यह मजदूरों और किसानों की दुनिया को बहुत ईमानदारी से दिखाता है। अमरकांत जैसे पात्र यह सिखाते हैं कि इंसान की असली ताकत उसकी सोच और जिम्मेदारी में होती है। जब कोई पाठक इन स्थितियों से गुजरता है तो उसे अपने आसपास के लोगों की कठिनाइयाँ अधिक स्पष्ट दिखने लगती है। यही समझ कर्मभूमि की असली सीख है। यह उपन्यास छात्रों, साहित्य प्रेमियों और सामान्य पाठकों की सभी के लिए उपयोगी है। इसकी भाषा सरल है, संदेश स्पष्ट है और भावनाएं शांत हैं। जो लोग समाज, नैतिकता और मानवता को समझना चाहते हैं उन्हें यह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। कर्मभूमि उपन्यास हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति अपने तरीके से संघर्ष करता है। इसी संघर्ष से समाज बनता है और इसी से सीख मिलती है। यही बात इस कृति को पढ़ने योग्य बनाती है। दोस्तों, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि कर्मभूमि मात्र एक किताब नहीं है, यह जीवन की सच्चाइयों का शांत, मजबूत और गहरा अनुभव है। जब मैं इस उपन्यास को समझता हूँ तो महसूस होता है कि प्रेमचंद ने हर पंक्ति में समाज की आत्मा रखी है। उनकी कहानी हमें दिखाती है कि बदलाव कभी अचानक नहीं आता। बदलाव तब आता है जब इंसान अपने भीतर की आवाज़ को पहचानता है और सही दिशा में छोटे कदम बढ़ाता है। यही कर्मभूमि का उद्देश्य है कि पाठक अपने जीवन और समाज दोनों को नई नज़र से देख सके। कर्मभूमि से सीख भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह उपन्यास हमें बताता है कि संवेदना, जिम्मेदारी और ईमानदारी किसी भी समाज की नींव होती है। अमरकांत की यात्रा यह सिखाती है कि इंसान गलतियां करता है लेकिन सीखने वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता। मजदूरों और किसानों का संघर्ष हमें याद दिलाता है कि हर मेहनत का सम्मान होना चाहिए। नारी पात्र यह बताते हैं कि समाज की प्रगति में उनकी भूमिका सबसे मजबूत है। यही सीख पाठक को भीतर तक छू लेती है। जब आखिरी पन्ना बंद होता है तो यह उपन्यास अपने साथ एक शांत पर गहरी सोच छोड़ जाता है। यह सोच हमें हमारे समय, समाज और जिम्मेदारियों की याद दिलाती है। कर्मभूमि का उद्देश्य सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, इसका उद्देश्य यह है कि हर पाठक यह समझे कि इंसान का असली मूल्य उसके चरित्र, उसकी समझ और उसकी करुणा में छिपा होता है। यही कर्मभूमि से सीख है और यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी शक्ति है।